Okay, so in the last lecture, if you remember, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक क्विक रिवीजन करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लाइक अ स्फेरिकल बॉल, इफ इट इज मूविंग, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा वो भी देखेंगे। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या है, ये भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग ब्रीफली सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिफाइन करेंगे, and that will mark the end of the theory part of this particular chapter, and then remaining numericals will be done in the next sessions. So without taking a lot of time, let us quickly go through what is center of mass again. Very quick revision, बहुत easy था। Center of mass, so here we are just revising it, that will be a very quick revision. Okay, तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? बेसिकली हमारे पास, as I told you, let us say we have a sphere, हमारे पास एक sphere था। Okay, या फिर better not to take sphere, let us talk about this is x axis, y z axis, and here we have, let us say, x axis, and then here we have, let us say, y axis. Okay, then हमारे पास दो पॉइंट्स थे, पॉइंट ए and point B, या फिर particle A and particle B. So the system that we are talking about here is, ये जो सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम। और टू पार्टिकल सिस्टम में पहला पार्टिकल इज एट ए पोजीशन, मैं बाद में लिखूंगा ए पोजीशन। बाय द वे, उसका पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r1 बार, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पार्टिकल इज गिवन बाय r2 बार, राइट। तो ये जो ए और बी है, नॉमेनक्लेचर मैं करूंगा बाद में। तो ये जो ए और बी है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए r1 बार और r2 बार विथ मासेस m1 एंड m2। देन इन दोनों, मतलब इस सिस्टम का, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल, इसका सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। एंड सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट अस से इट इज गिवन बाय कैपिटल R बार, एंड दिस मार्क्स this is capital R bar vector, right? So let me give nomenclature now. नाम, ये origin है, ये A पोजीशन है, इस पार्टिकल का मास m1 था। ये B पोजीशन है, इसका मास m2 था। इसका पोजीशन वेक्टर r1 बार था, इसका पोजीशन वेक्टर r2 बार था। सेंटर ऑफ मास को हमने C से डिनोट किया था, और कैपिटल R बार वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C, सेंटर ऑफ मास। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि आर बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2। फिर हमने इसी आइडिया को एक्सटेंड किया था फॉर n particles of masses m1 m2 m3 mn at and having position vectors r1 bar r2 bar r3 bar and rn bar। तो अगर टू पार्टिकल के जगह पे n पार्टिकल सिस्टम होगा, तो आप पोजीशन वेक्टर को, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ओवर हियर। तो इस केस में you will have r bar as m1 r1 bar plus m2 r2 bar and so on, mn rn bar upon m1 plus m2 up to mn। देन आई टोल्ड यू कि हम लोग इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख सकते हैं, समेशन ओवर एम आई आर आई बार, where I runs from 1 to n, and in the denominator summation over all the masses mi runs from 1 to n। तो n पार्टिकल सिस्टम में ऐसा लिख सकते हो, this is equal to summation mi ri bar upon total mass m,
and I runs from 1 to n over here, right? Good. इसके बाद मैंने आपको ये बताया था, अगर a पॉइंट का मतलब पार्टिकल एट a विथ मास m1 पोजिशन वेक्टर r1, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और b पे जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे xcm ycm zcm। फिर हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोजीशन वेक्टर हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था। इट इज डिफाइंड एज समेशन mi xi, I runs from 1 to n अपॉन टोटल मास m। xi बार नहीं लिखते, कभी भी याद रखना। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट इट इज समेशन I runs from 1 to n mi yi upon total mass m, and z coordinate of center of mass was given by summation I runs from 1 to n mi zi upon total mass m। ये था डिस्क्रीट के लिए। मैंने बताया था डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट द पार्टिकल्स they are well separated, दो पार्टिकल के बीच में there is nothing, right? Such mass distribution is called as discrete mass distribution। अगर mass distribution continuous हो, को in continuous for continuous mass distribution, for continuous mass distribution what we have is simple, r bar equal to, सिर्फ समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन लिखते हो, mi की जगह पे dm लिखते हो, तो r bar dm, that's it। So instead of ri bar you write r bar, instead of mi you write dm, and instead of summation you write integration upon total mass। ये हो गया पोजीशन वेक्टर of center of mass। Similarly, x coordinate of center of mass will be summation x dm upon total mass। Y coordinate of center of mass is summation y dm upon total mass m, and z coordinate of center of mass is summation z dm upon total mass m। So this is for continuous mass distribution। यहां तक हमारा कल हुआ था। अब the idea is, कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यू नो व्हाट इज डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक बॉल है लाइक यू कैन से रबर बॉल, ओके, यूनिफॉर्मली डेंस, हर जगह पे मास है, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर हर जगह पे मास है। व्हेन सच अ सिस्टम मूव्स, और आपको पता होना चाहिए स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर। जब बॉल मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा, सेंटर ऑफ मास मूव होगा मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। So today we will be starting with a topic which is named as velocity of center of mass। So we want to see what is the velocity of center of mass of a system which is moving, and each particle of the system is also moving। So velocity of center of mass, right? Simple है। Let us say, so for today I am just going to use maximum राइटिंग इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशंस आएंगे, सिंबल्स आएंगे। सो हमको करना क्या है, बहुत सिंपल है। हम मान लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम इज मेड अप ऑफ n number of particles of masses m1 m2 m3 and so on, right? And velocities of these particles are v1 v2 v3 and so on, okay? So let v1 v2 vn be the velocities of a system of point masses, m1 m2 mn,
Okay, then velocity of center of mass is given by velocity of the center of mass is given by, so it is given by VCM bar, because velocity is a vector quantity, that's why I'm writing in terms of vector. That is equal to summation mi vi bar, मतलब again it is a product of, basically अगर एक स्टेप पीछे जाऊं तो what you can do is velocity of center of mass is nothing but m1 v1 plus m2 v2 प्लस जितने पार्टिकल होंगे सिस्टम में mn vn अपॉन एडिशन ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 अप टू mn. फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. I can write down summation I runs from 1 to n mi vi bar, and of course I have to write this in terms of vector notation, upon summation of all the masses of the particles. Okay, right. Then, and again this is nothing but summation mi vi bar I runs from 1 to n upon total mass, क्योंकि हर एक पार्टिकल के मास को ऐड करते जाओगे तो आपको मिलेगा टोटल मास. राइट, तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म है, देखो m इंटू वी, m इंटू वी मतलब मोमेंटम. तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस कितने बार एडिशन करें और जितने उस सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, तो दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम. अगर मैं सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जो 100 पार्टिकल से बना है और मैं 100 के 100 पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का, बेसिकली है इस केस में लीनियर मोमेंटम, किसी भी क्वांटिटी को आप अगर टोटल मास से डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज. तो ये है वेटेड एवरेज. और वेटेड एवरेज किसका है? लीनियर मोमेंटम का है. तो वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा, बेसिकली यू कैन से लीनियर मोमेंटा आल्सो. तो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास इज वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा. राइट, ओके. तो आप सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते, वेलोसिटी निकाल सकते हो. सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, मतलब सेंटर ऑफ मास हैज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे. तो x component of velocity of center of mass, so this is what it is. So I can just write down for you over here, x component of velocity of center of mass is, तो vx center of mass is, या फिर आप v center of mass x भी लिख सकते हो, doesn't matter. x component, that is summation I runs from 1 to n mi vi x component upon total mass, right? Right. Similarly, you can also write down y and z components. So similarly, center of mass का y component will be summation I runs from 1 to n mi vi y upon total mass m, and velocity of center of mass का z component will be summation I runs from 1 to n mi vi z upon total mass m.
तो ये आपको मिल गया एक्स वाई और जेड कंपोनेंट। सिमिलरली देखो यहाँ पे डिस्क्रीट की बात की है। सिमिलरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑब्जेक्ट में होगा तो उस केस में भी सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास अगर वो मूव हो रहा है तो उसका भी वेलोसिटी होगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट डाउन फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो for continuous mass distribution, we can write down VCM is equal to integration V bar dm upon total mass m, right? Similarly आप x y z component लिख सकते हो in terms of integration that I will not go into details of it. तो आइडिया बहुत सिंपल है, मैं वापस बता रहा हूँ। हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में n पार्टिकल्स है, ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव हो रहा है, मतलब हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है। हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी मूव हो रहा है और उसका भी वेलोसिटी होगा। हमारा इंटरेस्ट था सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करने में, तो हमने डिफाइन कर दिया सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी एज m1v1 बार प्लस m2v2 बार अप टू mn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। इसको हमने लिख दिया आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के फॉर्म में। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM वेक्टर बार इज इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n mi vi bar upon summation of all the masses, right? So that is by definition velocity of center of mass. बट न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो दैट इज रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम। अगर एक पार्टिकल में, एक सिस्टम में 100 पार्टिकल है, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम का एडिशन मतलब रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा, राइट? फिर हमने एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिख लिया अलग से, ओके, एंड फिर हमने लास्टली लिख दिया in terms of continuous mass distribution, okay, right? Then देखो, पहले हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन डिफाइन कर दी एक्स वाई जेड, या फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया। फिर हमने बोला कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर ये मूव हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी होगा। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल अगर वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आएगा। सो वी विल राइट डाउन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ center of mass. Okay, so let us talk about what is acceleration of the center of mass. Right, तो exactly on the similar lines, हमको exactly same lines पे करना है। जैसे यहाँ पे आपने पहले v1 v2 v3 क्या है डिफाइन कर दिया, वैसे यहाँ पे आप इस केस में एक्सेलरेशन डिफाइन करोगे। सो वी विल से दैट लेट a1 a2 up to an be the accelerations of of a system of point masses m1 m2 mn. Okay, right? Then acceleration of the center of mass is given by acceleration of the center of mass is given by, exactly on the same line, acceleration of center of mass is a vector quantity that is given by m1 a1, पहले का मास पहले का एक्सेलरेशन मतलब पहले पार्टिकल का, प्लस m2 a2, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये n पार्टिकल से बना है, एडिशन करते जाओ हर एक पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन का, और डिवाइड कर दो टोटल मास के साथ m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। तो मैं इसको वापस से आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख सकता हूँ
I can write down this as summation I runs from 1 to n mi ai bar. Of course, यहाँ पे expressions are vector quantities upon summation I runs from 1 to n mi. That is nothing but summation I runs from 1 to n mi ai bar upon total mass. राइट, मैं जैसे बताया एक सिस्टम में अगर 100 पार्टिकल से बना है और हर एक पार्टिकल का अगर मास 1 ग्राम है तो 100 टाइम्स 1 ग्राम करते होंगे, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब टोटल मास मिलेगा मुझे सिस्टम का, तो 100 ग्राम मिलेगा. तो जस्ट फॉर एनालॉजी, if you are adding over all the masses of all the particles you get total mass of the system. Good. Then exactly on the similar lines you can say that it is resultant. वो क्या था रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटा. ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स. क्यों? क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. तो व्हाट वी हैव डन इज हमने पहले पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है प्लस दूसरे पे कितना लग रहा है प्लस लास्ट पे कितना लग रहा है, ऐसा किया है. तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टोटल मास. मैंने आपको ऑलरेडी बताया किसी भी क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड बाय टोटल मास करते हो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज. तो ये हो गया वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस. राइट, गुड. देन सिमिलरली आप एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट लिख सकते हो. तो यू कैन राइट डाउन एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ ACM आर गिवन बाय, जैसे वेलोसिटी का लिखा वैसे ही इसका लिखेंगे. तो ऑन द सेम लाइंस नोटेशन भी सेम रखने वाले हैं हम लोग. वी आर गोइंग टू कीप नोटेशंस आल्सो सेम. सो आई एम गोइंग टू राइट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज सिंपल समेशन mi ai, but x component of ai runs from 1 to n upon total mass. Similarly, center of mass का acceleration का y component summation I runs from 1 to n mi ai y upon total mass. And you have center of mass का acceleration का center of mass का z component summation I runs from 1 to n mi ai of z upon total mass. Okay, right. ये हो गया discrete के लिए. Similarly we can write down for continuous mass distribution. So for continuous mass distribution, तो एज यू नो सिर्फ हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को समेशन साइन हटाना है, इंटीग्रेशन साइन लिखना है, mi की जगह पे dm लिखना है, अपॉन टोटल मास हो जाएगा. दैट इज फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली आप x y and z कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हो ऐसा ही. ओके, गुड. देन दिस वाज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया. लेट अस डिफाइन इट नाउ. व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? By the way, this center of gravity is denoted by CG, C dot G. जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को CM बोलते हैं, इसको CG बोलते हैं. ओके, तो लिखने से पहले हम लोग देख लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जैक्टली व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. देखो, बेसिकली हमको पता है कि वेट ऑफ अ बॉडी मतलब क्या. वेट ऑफ द बॉडी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट देयर इज समथिंग इनसाइट्स हियर. कुछ हिडन है यहाँ पे. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैंडम शेप का बॉडी है, सम आर्बिट्ररी शेप का मेरे पास बॉडी है, एंड दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये बॉडी जो है ये n पार्टिकल से बना है. लेट अस से पहला पार्टिकल यहाँ है विथ मास m1,
दूसरा पार्टिकल लेट अस से यहाँ पे है विथ मास m2, तीसरा लेट अस से समवेयर हियर मास m3 and then mass m4 and so on. So this body is basically made up of n number of particles. अब ऐसा है कि ग्रेविटी तो हर एक पार्टिकल पे एक्ट होगा, तो इंडिविजुअली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दिस पार्टिकल्स. ओके, इस पे भी ग्रेविटी एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So gravity is acting on this in downward direction. So m1g. Gravity is also acting on this particle in downward direction. Gravity is also acting on this particular mass m4g and also on this m3g and so on so forth. तो हर एक पार्टिकल पे जहां भी मास होगा वहां ग्रेविटी होगा. तो इस पे m1g ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इस पे m2g ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इस पे m3g ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इस पे m4g ग्रेविटी एक्ट हो रहा है. रिमेंबर, इस बॉडी का टोटल मास है m, राइट. टोटल मास है m. हम लोग जब ऐसा बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट, ड्यू टू अर्थ. ओके, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास टोटल मास m है. उस इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ n पार्टिकल्स. तो हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्ट होगा. तो जब हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा वेट है 68 मोर और लेस, ओके, तो किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? अगर मैं बोलता हूँ इस बॉडी का वेट है 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम फोर्स, मतलब ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू से दैट दिस बॉडी हैज अ वेट w, ओके, बट वेट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अभी n पार्टिकल है, इस n पार्टिकल में से कौन से पार्टिकल पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है? देखो, कनेक्ट करना पड़ेगा. आइडिया ये था, हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है. पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, चौथे का m4 है, m5 एंड सो ऑन. व्हेन वी से दैट द वेट ऑफ दिस बॉडी इज w, पर हमको पता है वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट. तो कौन से पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क हियर, राइट. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट यहाँ पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्यों अलग अलग? क्योंकि हर एक पार्टिकल का अर्थ से सरफेस से डिस्टेंस अलग अलग है. हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट. वो हाइट पे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा. और यहाँ पे हर एक पार्टिकल का मास भी अलग अलग लेके रखा है, राइट. तो ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब हम लोग बोलते हैं इस बॉडी का वेट W है, कौन से पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है? क्योंकि वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट करता है, 10 पॉइंट पे नहीं करता, वो एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है, राइट. गुड. तो लेट मी फर्स्ट राइट दिस थिंग जो भी मैंने बताया है, देन वी विल प्रोसीड slowly slowly. So the weight of a body, the weight of a body, right, the weight of a body is the force of of gravitational attraction, force of gravitational attraction on the body exerted by the earth, exerted by the earth. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m. ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे. Okay. So let me just move it little bit over here and just align little bit. थोड़ा सा करने दो.
Okay, not okay. Oh my god, this is not good. Okay, so the weight of a body, the weight of a body is the force of gravitation, gravitational attraction, because gravity is only attractive force which is exerted on the body. So now we are considering a body of mass m. हमने एक body ले लिया mass m, जिसका total mass m है, and it is composed of n particles. So yeah, of mass m, composed of large number of particles of masses. हाँ, ये masses I will write down, masses m1 m2 हम लोग लिखेंगे ये, of masses. तो masses है m1 m2 and so on mn, right? Okay, then each of this particle, तो ये जो particle है जिसका masses हमने m1 m2 mn लिखा है, थोड़ा पेन का पॉइंटर का थिकनेस बढ़ा देता हूँ. So of m1 m2 and so on, right? Okay, then each of this particle is separately acted by gravitational force. हर एक particle पे gravity act हो रहा है. Each particle is separately acted upon by the gravitational force, which is attractive force, of course, of attraction. Okay, let me align it. Right? Yeah. Gravitational force of attraction, which is directed towards, आपको पता है ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो बस लिख देना डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है. ओके, देन all these points being at different distances from the center of earth, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से अलग अलग है, इसका मतलब सब पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्ट होगा. सो दे एक्सपीरियंस different gravitational forces, right? तो इन सब का रिजल्टेंट जो होगा दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ बॉडी. द रिजल्टेंट ऑफ दीज पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, डायग्राम में देखो m1g m2g m3g सबके सब पैरेलल है. So the resultant of all these parallel forces give the total weight of the body, gives the total weight of the body, and weight we denote by W. Right. तो in short, I am repeating it, बहुत simple सा concept है. In short, हमने क्या लिखा अब तक, what we have written so far is, हमको explain करना है कि center of gravity क्या. सबसे पहले पता होना चाहिए कि weight क्या. Weight is nothing but gravitational force exerted by Earth, and it is attractive. So gravitational attraction exerted by Earth on that body is nothing but weight. हमने एक बॉडी ले लिया जिसका मास m है और इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 m3. अभी हर एक पार्टिकल, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से अलग अलग है, दिख रहा है डायग्राम में. m1 is at higher height than m2 and so on so forth.
इसका मतलब हर एक पार्टिकल पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी मतलब क्या, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, राइट। सो मैथमेटिकली आई कैन राइट so what I can write mathematically is that weight, total weight of the body is m1g plus m2g and so on, right? In fact आप m1 g1 m2 g2 m2 g2 m3 g3 and mn gn ऐसा लिख सकते हो। क्यों, मैंने बताया हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग है सेंटर ऑफ अर्थ से, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशन में। सो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, वेयर कैपिटल एम इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, m1 plus m2 plus m3 is total m, and g, this is important, this is very important thing, ये जो g है, what is this g basically? So I'll write it down and then I'll explain you what is the meaning of that. Where this g is the acceleration due to gravity at a point where a point object with mass capital M will produce the same gravitational force as experienced by the extended object. This point is called as center of gravity. Center of gravity. Good. तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन ही कर लेते हैं, फिर वापस रिवीजन पे जाएंगे और एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ पे आएगा वो भी बताता हूँ मैं। सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करेंगे पहले वो देख लेते हैं, देन आई विल show you in the diagram what is this particular point. So to define center of gravity is simple. It is a fixed point. It is a fixed point through which the whole weight of the body always acts vertically downwards. Whatever may be the position of the body. Right. तो सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है ये, राइट। तो अगेन let me go to that particular diagram and then we will revise this particular topic. Easy है, देखो आइडिया इज प्रीटी सिंपल। जैसे मैंने पहले आपको बताया, हम जब खुद के भी वेट की बात करते हैं,
हमारे बॉडी में हाथ है, हमारा सिर है, पाँव है, पेट है, राइट। हम लोग बोलते हैं वेट इज 65 70, जो भी बोलोगे आप, 50 100 जो भी बोलोगे, पर वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी पॉइंट टू पॉइंट एक्ट करता है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट तो सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ क्यों, क्योंकि अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट, करेक्ट। देन द क्वेश्चन इज, हम जब बोलते हैं कि ये वेट 70 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बॉडी में कहाँ से एक्ट कर रहा है, सिर से, पेट से, हाथ से, कहाँ से, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये समझाने के लिए हमने एक रैंडम शेप का बॉडी ले लिया, विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद मासेस n1 m2 m3 एंड सो ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, वेट मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ, राइट। अब इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स exert होगा ड्यू टू अर्थ। ईच पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सेपरेटली ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये हर एक पार्टिकल का मास भी अलग है और हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस भी अलग है अर्थ के सेंटर से। तो हर एक पार्टिकल पे, हर एक पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। तो ओवरऑल पूरी बॉडी का वेट मतलब क्या, ओवरऑल पूरी बॉडी का वेट मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, उन सबका एडिशन, मतलब m1g1 प्लस m2g2 प्लस m3g3 प्लस 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 mngn, दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी, राइट। फिर मैं उस m1g1 प्लस m2g2 अप टू mngn को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ कैपिटल mg का, कैपिटल m इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। g मतलब क्या फिर यहाँ पे, g, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट। मतलब ये कि इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल दिस पॉइंट मासेस, व्हाट आई कुड हैव डन इज, मैं ऐसा कर सकता था, मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखाता और इस पॉइंट में, इस सिंगल पॉइंट में, इस सिंगल पॉइंट में बॉडी का पूरा मास है। तो पहले एक्सटेंडेड बॉडी थी, पहले बॉडी एक्सटेंडेड था, अब एक पॉइंट में पूरा का पूरा मास है। और ये जो पॉइंट है, इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, और उस स्पेसिफिक लोकेशन पे वेट विल बी इक्वल टू mg। So at this specific location, the weight of the body is again mg. This mg is equal to m1g1 plus m2g2 up to mngn। अगर मैं इस पॉइंट पार्टिकल का पोजीशन चेंज करता हूं, रिमेंबर दिस, m1g1 प्लस m2g2 प्लस 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 इक्वल टू mg, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे ही होगा। अगर मैंने ये मास को उठा के यहाँ रख दिया, तो इन दैट केस दिस इज नॉट इक्वल, मतलब टोटल weight of the body is not equal to the sum of addition of weights of individual particles, right। तो ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट P पे weight of the whole body is equal to sum of weights of individual particle हो रहा है, that point is called as center of gravity। वही लिखा है हमने, where g is acceleration due to gravity at a point where the point object with mass capital M will produce the same gravitational force as experienced by extended object। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और वो स्मॉल पार्टिकल विथ मास m, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मास भी कैपिटल M था, स्मॉल पार्टिकल का भी मास m है, ये दोनों इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बट एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज P। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो डिफाइन कैसे किया हमने, center of gravity is a fixed point through which the whole weight of the body acts vertically downwards whatever may be the position of the body। जैसे सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया था, व्हाट वाज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, is assumed to be concentrated so as to study the motion in accordance with Newton's laws of motion। Similarly center of gravity में
the whole weight of the body acts through that point. मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक्चुअली इजी है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखो हमारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 100 बॉल्स है। बॉक्स का वेट मतलब ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉक्स। लेकिन बॉक्स को वेट कहाँ से मिला? बॉक्स को वेट मिला इंडिविजुअल 100 बॉल जो रखे थे उससे मिला, राइट। इसका मतलब इंडिविजुअल बॉल्स पे, जो 100 बॉल्स थे उसके अंदर, हर एक पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है इंडिविजुअली, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग है ड्यू टू टू रीजंस। पहला रीजन, हर एक बॉल का मास अलग हो सकता है। दूसरा, हर एक बॉल अलग अलग डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स on the distance between center of earth and the center of that ball basically. Because these balls are at different distances from center of earth, that means they will experience different gravitational forces, right? तो ओवरऑल बॉक्स का जो वेट है, इट इज द वेट ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस सेकंड बॉल प्लस थर्ड बॉल प्लस फोर्थ बॉल प्लस 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 100th बॉल। तो ये सारे 100 बॉल का वेट मिला के बॉक्स का वेट हुआ, राइट। अब हमने क्या किया? अब हमने ये सारे के सारे 100 बॉल्स को एक पॉइंट में डाल दिया, मतलब पूरे बॉक्स का मास और एक पॉइंट का मास सेम हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोग अलग अलग जगह पर रख के देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर पोजीशन पी पे उस पॉइंट मास का वेट और बॉक्स का वेट एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। देखो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे weight of the box is equal to weight of that particular point where all the mass is concentrated, that point through which total weight of the body acts vertically downwards, whatever may be the position of the system body as a whole, that point is called as center of gravity. I hope it is clear. थोड़ा सा आप रिपीट करो, रिवाइज करो, go through theory and you will understand, and this marks the end of theory part of this chapter. So in the next session, we will start with numericals straight away.